नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने कमिटमेंट किया है कि आप लोगों को 2 वीडियो रोज़ाना प्रोवाइड कराऊंगा किसी भी हाल में। तो एक वीडियो हमने सवेरे प्रोवाइड कराया था और एक वीडियो अभी प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके रात के 9 बजे से लेकर 9:30 के बीच में होगी। तो चलिए दोस्तों, ये एमटीएस के ऊपर दूसरी वीडियो देख लेते हैं। वैसे हमने प्रैक्टिस सेट का 8 वीडियो ऑलरेडी एमटीएस के ऊपर बहुत पहले ही बना दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया है तो विजिट कर सकते हैं। भैया हो एग्जाम में काम ही आएगा, ऐसे ही कंटेंट हम जो है रखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। साथ ही साथ सभी चीज़ों को, तथ्यों को अपने हिसाब से साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा उसे आप ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एग्जाम में काम आएगी। दोस्तों, हमने हिस्ट्री के ऊपर एक मास्टर वीडियो बनाया है जिसमें आपको 500 जीके जीएस का 1 लाइनर टाइप किया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक इन्हें भी नहीं देखा है तो इन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे करंट सेक्शन से रखा है। जैसा आपका सिलेबस है वैसे ही आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी के नाम है? देखिए, क्रिकेट का अभी जो है माहौल चल रहा है। जैसे आपका 50-50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, ये इंडिया के अंदर होने वाला है। तो एक क्वेश्चन ये भी रखिए। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल वुमेन अंडर 90 के जो आप विजेता बने हैं तो ये आपका इंडिया बने हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा ये आपका जो T20 महिला वुमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट जो हुआ है ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है और इसके विजेता जो हैं ऑस्ट्रेलिया बना है। तो 3 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के और आप रखेंगे क्रिकेट के रिगार्ड में, है ना। तो जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है ये कभी ज़माने में क्रिस गेल के नाम हुआ करता था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है एरोन फिंच के नाम है। एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान हैं जो 172 रन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। बाप रे बाप, मामूली बात है हो। 76 बॉल में 172 रन की पारी खेले हैं, जो अभी तक का सर्वाधिक जो है रिकॉर्ड है व्यक्तिगत रूप से T20 क्रिकेट में। इसके अलावा भारत के लिए 400 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो रोहित शर्मा के नाम है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसके पास है? तो ये भी आपका रोहित शर्मा के पास है। 264 रन की पारी इन्होंने खेला था, जो अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है वनडे क्रिकेट में। और ये मुंबई इंडियंस के लिए कैप्टेंसी करते हैं। IPL 16वीं जो है आपका 31 मार्च से चालू हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा IPL होगा तो ये 16वां IPL होगा। ठीक है, टाटा के पास स्पॉन्सरशिप है तो ये नहीं बदला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सबसे महंगा खिलाड़ी इस IPL का सैम करन है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं आते हैं उसे कहीं नोट करें, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है ये आपका ईशान किशन के नाम है, जिन्होंने 126 गेंद में दोहरा शतक लगा दिया था। इसके अलावा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में प्रथम हैट्रिक जो लिया है ये आपका हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह को दी टर्मिनेटर भी कहा जाता है, टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीनों फॉर्मेट में यानी T20, 50-50 और टेस्ट, इन तीनों फॉर्मेट में जो है प्रथम बार शतक के मुकाम तक पहुंचने वाला खिलाड़ी सुरेश रैना है। इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ये पता नहीं रहेगा ना तो सही होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सुरेश रैना के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं कि इस प्रकार के कारनामा भी किए हैं। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता जो हैं ये आपका मध्य प्रदेश हैं, जो महाराष्ट्र राज्य जो सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीते हैं, 41 टाइम इनको हराया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन सीखे। यही है हमारा पढ़ाने का तरीका, जैसे कि आप जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल के अंदर की वस्तु को पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को दूसरे भाषा में SSC लिखते हैं, निमुज्जित वस्तु को पता लगाने हेतु जो है नौचालक या नौ संचालक किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? यानी डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए नौ संचालक किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये है आपका सोनार। सोनार का प्रयोग जो है किसी भी चीज की डूबी अगर अवस्था प्राप्त करना हो तो सोनार का इस्तेमाल जो है नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है।
अब जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं इनकी थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे ले लीजिए। सोनार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो सोनार में जो है पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है ना, पराश्रव्य तरंग, है ना। तो ये भाई आपको ध्यान रखना है। पराश्रव्य तरंग आप जानते हैं, इसकी रेंज क्या होती है भाई पराश्रव्य तरंग की? एक एक बात समझाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। देखिए 20 हर्ट्ज से जो भी नीचे की तरंग है उसे अपश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी तरंग है उसे श्रव्य ध्वनि या श्रव्य तरंग कहते हैं, जो हम लोग सुन पाते हैं अर्थात। और 20,000 से जो अधिक आपका मतलब हर्ट्ज की जो भी ध्वनि है इसे हम नहीं सुन पाते हैं और इसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। आपसे एसएससी एक क्वेश्चन कर लेता है कि कौन सा जानवर जो है पराश्रव्य तरंगों को सुनने में सक्षम है, तो बता दीजिएगा कि भैया एक तो है चमगादड़ और एक हमारा कुत्ता। कुत्ता जो है ये भी आपका जो है मतलब पराश्रव्य ध्वनि वगैरह को सुन सकता है। इसके अलावा गोताखोर जो होता है अपने साथ ऑक्सीजन में हीलियम मिला के जो है सिलेंडर को ले जाता है ताकि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत न हो। ऑक्सीजन जो है काफ़ी हार्ड गैस होती है, अगर समुद्र के गहराई के नीचे सांस लेगा तो नली उली फटने का डर है, इसीलिए इसमें हैलोजन गैस को मिक्सअप कर दिया जाता है तब लेता है। वैसे जो अस्पताल में भी ऑक्सीजन किसी को नाक में लगा होता है तो ये भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होते हैं, उसमें भी मिलावट रखा जाता है। इसके अलावा नॉटिकल मील से जो है समुद्री दूरी को मापते हैं, ये भी क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और एक पूछता है कि मैक संख्या किससे संबंधित है? तो मैक संख्या जो है ये वायुयान से संबंधित होते हैं, है ना। और नॉटिकल मील जो है ये समुद्री दूरी को मापने का जो है इकाई है। इसके अलावा पेरिस्कोप से पानी के अंदर से बाहरी वस्तु को देखते हैं, ये तो सभी जानते हैं पेरिस्कोप। रडार से वायुयान इत्यादि का संकेत प्राप्त होता है। रडार जो है आपका खास करके दिशा का जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है ना। फैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है ना। एक एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी तथा सबसे गहरी महासागर जो है ये आपका प्रशांत महासागर है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गहराई वाला स्थल मरियाना खाई जो आपका चैलेंजर गर्त में है, ये भी आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ला नीनो तथा अल नीनो की घटना जो है ये भी आपका प्रशांत महासागर में ही आता है, जिसमें अल नीनो जो है हीट होता है और ला नीनो जो है कोल्ड होता है, ठीक है। जैसान बाबू आपने कहा है कि कुछ शब्द अंग्रेजी प्रयोग करते चलें, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? देखिए जीवाणु के द्वारा कई सारे रोग होते हैं, ठीक है। जीवाणु जो है बेसिकली थाइलोफाइटा समूह में आ जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। थाइलोफाइटा में शैवाल भी आ जाता है, ठीक है, शैवाल भी आ जाता है, कवक भी आ जाता है और आपका जीवाणु भी आ जाता है मोस्टली, लेकिन सभी जीवाणु नहीं आते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। अब जीवाणु तो राइजोबियम भी होता है, आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा ना। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहनी वाले पौधे के जड़ में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का चक्र चलता है इसमें ये मदद पहुंचाता है आपका राइजोबियम, खास करके मटर के पौधे के जड़ में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी जीवाणु है। तो ऐसा नहीं कि सभी जीवाणु जो है थाइलोफाइटा में ही आता है, ठीक है, लेकिन थाइलोफाइटा में जीवाणु, शैवाल और कवक आते हैं। अभी अभी आपके जो सीजीएल का मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था कि अलगी किस समूह का जो है पादप है, तो थाइलोफाइटा का है, ठीक है। थाइलोफाइटा जो है विश्व के सबसे बड़े पादप समूह है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है ऐसा आपसे क्वेश्चन करा गया है, तो निमोनिया है, हैजा है, ट्यूबरकुलोसिस है, बर्ड फ्लू है। तो बर्ड फ्लू में जीवाणु से कोई मतलब नहीं है। बर्ड फ्लू जो है ये आपका वायरस से होने वाला जो है रोग है, ये बैक्टीरिया से नहीं होती। अन्य जो रोग है निमोनिया, हैजा जिसे कोलरा कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ये तीनों ही रोग जो है आपका बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। हैजा पूछा जाता है कि किस प्रकार से फैलता है, तो खास करके बाढ़ के समय में जो है किसी क्षेत्रीय विशेष में ये महामारी का रूप ले लेता है। दूषित जल पीने से जो है हैजा रोग या कोलरा रोग हो जाता है। आप एक क्वेश्चन और एसएससी आपका कर लेता है कि जो एक लॉकजा नामक बीमारी होता है ये किससे होता है? लाकजा जो है ये टेटनस का ही रूप है जो आपका जीवाणु से ही होता है, ठीक है। जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक थे, इसीलिए इसे जीवाणु का पिता भी कहा जाता है, यानी बैक्टीरिया का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड
ना लुबोनहॉक, है ना। इसके अलावा जीवाणु एक कोशीय जीव है। अगर आपसे पूछे कि जीवाणु में कितने कोशिका होते हैं तो बता दीजिएगा एक कोशीय जीव है जो विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने के लिए जिम्मेवार है, जैसे हैजा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस इत्यादि। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बर्ड फ्लू होता है ये H5N1 नामक विषाणु के कारण फैलने वाला रोग है। विषाणु से अन्य रोग भी होते हैं, जैसे आपका एड्स हो गया, है ना, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब आपका जो पीलिया हो गया, ये सभी आपके जो है विटामिन से होने वाले माफ कीजिएगा, ये वायरस से होने वाला ही रोग है। ठीक है, इसके अलावा चेचक का नाम आपने सुना होगा, छोटी माता कहते हैं इसे, ये भी आपका जो है वायरस से ही होता है। चेचक का जो टीका का खोज किया था ये आपका एडवर्ड जेनर साहब हैं, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक पोलियो का टीका, जो पोलियो का टीका है, इनके भी खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है। तो पोलियो का टीका जो है जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर जो आजकल ओरल वैक्सीन होते हैं पोलियो का, जो मुख से लिया जाता है ड्रॉप के रूप में, 5 वर्ष 2 बूंद है जरूरी, है ना, जिंदगी के लिए, तो ये वाला जो है अल्बर्ट साबिन ने खोजा था। तो दोनों बात अलग अलग याद रखेंगे। खाली पोलियो का वैक्सीन बोलेगा तो आपका जोनास साल्क ही मारना है, लेकिन पोलियो का ओरल ड्रॉप का खोज किसने किया था तो अल्बर्ट साबिन बता देना है। ठीक है, इसके अलावा हैजा जो है किसके कारण होता है तो विब्रियो कोलोरी नामक, ये बिक्रियो नहीं है, विब्रियो है, विब्रियो कोलोरी नामक जो है जीवाणु के कारण आपका हैजा रोग हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होते हैं ना आपका एम्स, है ना, जो दिल्ली में भी है ना, इंडिया का सबसे बड़ा, तो बिलासपुर में मोदी साहब ने अभी अभी हाल में यानी लास्ट 2022 में जो है उद्घाटन किया है। तो ये बिलासपुर किस राज्य में है? अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं, ये IB के एग्जाम में आ चुका है लेकिन दूसरे लैंग्वेज में, मैं इसे तीसरे लैंग्वेज में लेके आपके लिए आ गया हूं। तो ये जो बिलासपुर में है जहां पर एम्स का उद्घाटन PM ने किया है, और खास करके इसलिए किए थे क्योंकि वहां पे जो है चुनाव होने वाले थे, है ना, आप जानते हैं, इससे आगे मैं क्या ही कहूं आपका, है ना, लेकिन चुनाव में जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे हार की सामना करना पड़ा था। तो ये जो है आपका PM साहब ये हिमाचल प्रदेश में जो किए हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही बिलासपुर स्थित है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी बिलासपुर है, इसीलिए कंफ्यूजन पेयर में ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अलग एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ कि मोदी साहब और क्या क्या चीज का उद्घाटन किए हैं। तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किए हैं। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है ये आपका बंगलुरु में है, जो 108 फीट ऊंची जो है आपका प्रतिमा है। और ये प्रतिमा किसका है तो ये आपका नाथ प्रभु केम्पागौड़ा का है। दोस्तों मैं 1 मिनट में आया, थोड़ा पानी बंद करके। चलिए कहाँ थे हम? हाँ, तो जो स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है इसका भी उद्घाटन अभी मोदी साहब किए हैं, बंगलुरु के अंदर स्थित है। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के जो मूर्तिकार हैं ये राम सुतार हैं, ये इंडिया के जाने माने मूर्तिकार हैं। ये स्टेचू ऑफ यूनिटी के भी जो डिजाइन मूर्तिकार हैं ये भी आपका राम सुतार ने ही दिया है। ठीक है, जो बेंगलुरु में आपका स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ये नाथ प्रभु केम्पागौड़ा की प्रतिमा है। इसके अलावा जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात के एकता नगर में है, गुजरात के एकता नगर का पहला नाम जो है केवड़िया हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदलकर रेलवे स्टेशन केवड़िया था तो इनका नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। तब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी एकता नगर में होगा। और इसी से आपको याद रखना है कि जो 31 अक्टूबर है ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर खड़ी प्रतिमा है, जो इस समय विश्व में इतनी लंबी खड़ी प्रतिमा कोई भी नहीं है। इसके अलावा जो है एक आपका स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये रामानुजाचार्य, रामानुजन नहीं, रामानुजन मैथमेटिशियन थे, रामानुजाचार्य का है ये। ठीक है, ये आपका दार्शनिक थे, तो इनके नाम पे जो है आपका स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी जो आपके हैदराबाद में स्थित है, ये बैठा हुआ मुद्रा में जो है प्रतिमा है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नंबरिंग का, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है? देखिए गंडक है, झेलम है, ब्यास है और सतलज है। तो इनमें से जो है आपका गंडक का नाम जो है सदानीरा हो जाएगा। ठीक है, सदानीरा का मतलब है सदा जल रहने वाला। जो आपका वार्षिक जो नदियां होता है, नदियां 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सीजनल नदियां होते हैं जो बारिश होगी तब पानी रहेगी, और एक नदियां होती हैं कि सालों भर पानी फ्लो होता रहता है।
ठीक है। झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है ये बिस्तता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है, बिपाशा बसु नहीं, बिपाशा नाम है नदी का। तथा सतलज नदी का प्राचीन नाम सुतुद्री है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में कर लेते हैं, ठीक है। पुरुषनी जो है ये रावी नदी का नाम है, पुरुषनी, पुरुषनी भी ध्यान रखेंगे, ये रावी नदी का नाम है प्राचीन, पुरुषनी नदी। और एक आस्कनी है, आस्कनी, तो आस्कनी जो है ये आपका चिनाव नदी का प्राचीन नाम है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे निकलते हैं। आपका 3 नदी पे मैं बार बार जोर देता हूं जो इंडिया से नहीं निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत के समीप मानसरोवर से निकलती है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। इसके अलावा घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती है, तो ये बात भी ध्यान रखिए। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि ऋग्वेद में जो है किस नदी का प्रयोग सबसे कम बार किया गया है, तो आपका गंगा नदी का प्रयोग एक बार या एक ही बार किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो प्रावधान है, देखिए राज्यसभा में टोटल जो है 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 230 तो निर्वाचित से आता है इलेक्शन से, और आपका जो है 12 जो है, माफ कीजिएगा, 238 इलेक्शन से आता है और 12 जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो जो निर्वाचन की पद्धति है इन 238 सदस्यों का, ये वाला सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका जो है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान निम्न किस देश से लिया गया है, तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं है। ये जो है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान जो है ये साउथ अफ्रीका, राष्ट्रपति में जो राज्यसभा में चुनाव होता है ये साउथ अफ्रीका के सिस्टम से प्रेरित है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका कहीं भी कर लीजिएगा, एक ऑप्शन काट के, है ना, साउथ अफ्रीका कर लीजिएगा। अटपटा सा जरूर लग रहा होगा आपको, जो बच्चे ये नहीं जानते हैं वो पक्का गलती करके आएगा एग्जाम में कि साउथ अफ्रीका से तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि साउथ अफ्रीका से एक ही चीज वो जानते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। इसके अलावा जो है राज्यसभा में चुनाव जो होती है वो भी प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ही प्रेरित है, तो ये बात भी ध्यान रखें। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी साउथ अफ्रीका से प्रेरित है, जो आर्टिकल 368 में वर्णित है, जो यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो है, ये जो 12 सदस्य प्रेसिडेंट नामांकित करते हैं, ये पद्धति जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही जो नीति निर्देशक तत्व है ये भी आपके आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, जिसे भाग 4 में रखा गया है। दोस्तों ये जो 20-25 मिनट आप हमारे इस वीडियो पे खर्च करेंगे, इसका टोटल वैल्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, कोई टाइम पास आपका नहीं कराऊंगा, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अभी भी बात हो गई, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है, सदस्य का कार्यकाल कहेगा तो 6 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल कहेगा ना तो अस्थायी होता है, ठीक है। देखिए लैंग्वेज में फर्क है, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनकी जो आपका अवधि है, समय अवधि है, टाइम पीरियड है, ये 6 वर्ष है, लेकिन स्वयं राज्यसभा का अगर कार्यकाल आपसे पूछे तो ये अस्थायी होता है, ये कभी विघटित होती ही नहीं है। तो इसका कार्यकाल क्या होगा, है ना, जब तक दुनिया है तब तक रहेगी, है ना, जब तक कोई नया चीज नहीं जोड़ा जाता है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हर दूसरे वर्ष राज्यसभा में चुनाव होता है, जहां पे 1/3 सदस्य जो है मतलब अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी रिटायर्ड होते हैं, और उसके जगह पे नए सदस्य को फिल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए संसद इन तीनों से मिलकर बना हुआ है, जहां पे राष्ट्रपति इंडिया में होगा ये आर्टिकल 52 कहता है, लोकसभा होगा ये आर्टिकल 81 कहता है, और राज्यसभा होगा ये आर्टिकल 80 कहता है, और 79 में संसद की जो है बात करी गई है। तो ये तीनों ध्यान एक साथ रखेंगे, 79, 80 और 80 और 81, इसे सरला कहकर पुकार सकते हैं। 100 से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा, 79, 80 और 81, और 52 है राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलकर जो है संसद का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो देश में संघात्मक विशेषता है ये आपका कनाडा से लिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं ट्रांजिस्टर के में जो है उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। देखिए कुछ दिनों में CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है धूम मचाया था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है ये 2nd जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, ये रहा आपका ट्रांजिस्टर, और इसके आविष्कारक जो है आपका शॉकले और बार्डिन है। कौन है? शॉकले और बार्डिन,
है ना, जो बाइडन है, और बार्डिन नहीं है जो आप अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट है, तो बाइडन है, और ये है बार्डिन, शॉकले बार्डिन, जो आपके ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम का इस्तेमाल किया गया था, जो निर्वात कहते हैं हिंदी में। तृतीय में जो है आपका आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, है ना। आईसी चिप के आविष्कारक भी आपसे पूछा जाता है, तो जैक किल्बी जो है ये आपके आईसी चिप के आविष्कारक हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इसमें आपका मैक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। अभी जो है फिफ्थ जनरेशन की और फोर्थ जनरेशन कंबाइंड रूप से कंप्यूटर की दुनिया में चल रही है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर का पिता जो है ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और सुपर कंप्यूटर के पिता जो है, कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, तो सैमुअल क्रे को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सैमुअल क्रे को। और इंडिया में सुपर कंप्यूटर का पिता विजय भटकर को कहा जाता है। जो मैंने अभी समझाया, प्रथम पीढ़ी में निर्वात, ट्यूब यानी वैक्यूम, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, और फोर्थ जनरेशन में मैक्रो प्रोसेसर, और जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। तो ये पांचों जनरेशन जरूर याद रखें। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है, ये तो सभी जानते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आपसे और पूछता है कि लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम है ना, आप पढ़ते हैं ना log 10 बराबर 1, तो लॉगरिथम का आविष्कारक कौन थे, तो जॉन नेपियर थे। कौन? जॉन नेपियर जो है ये लॉगरिथम के आविष्कारक हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? देखिए, सिंगापुर ओपन जो होती है ये बैडमिंटन प्रतियोगिता है, बाद बाकी अमेरिका ओपन, यूएसए ओपन, विंबलडन और आप एक का फ्रेंच ओपन, ये सभी टेनिस के प्रतियोगिता है जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। तो जो सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एकल में विजेता बने हैं ये एंथनी सिनुसिका बने हैं, ठीक है। और महिला एकल में जो बने हैं ये पीवी सिंधु भारतीय बने हैं, तो ठीक है। तो पीवी सिंधु को तो पूछ लिया गया सीएचएसएल में, अब ये बचे हुए हैं आपके लिए रिजर्व में, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में इसको जो है टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। अन्य जो खिलाड़ी के नाम आप देख रहे हैं, लक्ष्य सेन, ये भी जो है भारतीय है। इसके अलावा रोजर फेडरर टेनिस के खिलाड़ी हैं, बी साई प्रणीत भी आपका जो है बैडमिंटन का ही खिलाड़ी है जो भारतीय हैं। इसके अलावा सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप में महिला में विजेता बता ही दिया आपका पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा, बी साई प्रणीत, लक्ष्य सेन, ये सभी प्रमुख भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नाम दे देगा और बोलेगा कि कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक इंडिया पॉजिटिव के लेखक कौन है? देखिए, इंडिया पॉजिटिव आप पुस्तक यहाँ पे देख रहे हैं और ये जो हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं ये महानुभाव का नाम है चेतन भगत। चेतन भगत जो है अपने जमाने में धूम मचाया किताब लिख के, और अभी भी धूम मचा रहे हैं। दो राइटर जो हैं, जो मॉडर्न राइटर हैं, एक तो शशि थरूर है और एक आपका चेतन भगत है। इनका किताब जो है एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है, हालांकि इस बार के सीएचएसएल में एनिशिएंट किताब पे ज्यादा जोर दिया था, ठीक है। तो चेतन भगत राइट आंसर हो जाएगा। अब अन्य कुछ इनके पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। चेतन भगत के जो अन्य पुस्तक हैं इनमें हाफ गर्लफ्रेंड, इस पे पिक्चर भी बना है ना। इसके अलावा 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेटस है ना, 2 स्टेटस भी पिक्चर है शायद, हाँ ये भी पिक्चर है। 1 नाइट एट कॉल सेंटर, द गर्ल इन द रूम 105, ये सभी चेतन भगत का जो है। 2020 रिवोल्यूशन एक पुस्तक है, ये भी चेतन भगत के ही पुस्तक हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो है अलग करना या फिर जोड़ने का काम करता है? ठीक है, तो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को जो अलग करते हैं ये 17वीं समानांतर रेखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होता है। 24वीं समांतर रेखा जो देख रहे हैं आप, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्थित है, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता है, वो तो मनमौजी है, माने चाहे न माने। 49वीं समांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। इसके अलावा 38वीं समांतर रेखा जो है ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में स्थित है, ठीक है। यही बात आपको सभी नीचे लिखा हुआ मिलेगा जो मैंने अभी मौखिक रूप से बताया है। इसके अलावा एक पुस्तक, 2 पुस्तक आ गए, चलो कोई बात नहीं, 2 पुस्तक आ गए तो देख लो, है ना। प्रसिद्ध पुस्तक द ल्यूमिनियस स्पार्क के लेखक कौन है? तो द ल्यूमिनियस स्पार्क के लेखक जो है कलाम साहब है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इनके बारे में जितना भी कम कहे कम है ना, क्योंकि ये जो है एक प्रेरणा देता है हमारे जीवन में कि हमें जो है जहां आए हैं वहीं नहीं रहना है, जहां कहीं कैसे भी आए हैं, कितने भी गरीबी में है, वो पाप नहीं है, लेकिन यहाँ से ऐसे ही जाना ये बड़ा गुनाह है, ठीक है। ये इन्होंने ही सिखाया है ना। तो ये जो है आपके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, द ल्यूमिनियस स्पार्क के। इसके अलावा द विंग्स ऑफ फायर का नाम सुने होंगे, ये भी आपका एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ही लिखा है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, लेकिन भारत का अगर रॉकेट मैन आपसे पूछा जाएगा तो रॉकेट मैन के सिवन को कहा जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क
फर्क है। के सिवन जो इसरो के पूर्व चीफ थे, तो इन्हें जो है रॉकेट मैन कहा जाता है, और मिसाइल मैन जो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, जल मैन जो है राजेंद्र को कहा जाता है ना, वर्ड मैन जो है सलीम अली को कहा जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में भी क्वेश्चन देखे गए हैं। इसके अलावा रॉकेट मैन बता ही दिया, के सिवन को कहा जाता है। इसके अलावा इसरो की जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था, और के सिवन के जगह जो है अब इसरो के प्रमुख जो है सोमनाथ साहब है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी प्रकार का एक संस्था डीआरडीओ है, जिनके अध्यक्ष अभी समीर बी कामत हैं, जो दिल्ली में इनका मुख्यालय है, और डीआरडीओ का स्थापना 1958 में होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। वर्तमान समय में तांबा का सर्वाधिक उत्खनन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, तांबा का उत्खनन से हमें एक ही बात याद आता है कि राजस्थान का खेतरी, लेकिन उत्खनन करना और भंडार रखने दोनों में फर्क है। तो उत्खनन जो सबसे ज्यादा करता है ये वर्तमान समय में आपका है मध्य प्रदेश, तो एमपी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है तांबा का उत्खनन करने के लिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश सबसे अधिक तांबा का उत्खनन करता है, सेकेंड स्थान आपका राजस्थान का है, और थर्ड स्थान आपका झारखंड का है। देखिए, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में कर रहा है, पहले झारखंड करता था, ठीक है। इसके अलावा लोहा का सर्वाधिक उत्पादन जो है वर्तमान में उड़ीसा कर रहा है, पहले कर्नाटक करता था। तो ये सब बदल गए हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रचलित हैं, जो खान प्रचलित हैं खेतरी तांबा के लिए, जो राजस्थान में है, कोलार जो केजीएफ पिक्चर बना है ये सोना के लिए कर्नाटक में है, पन्ना जो है ये हीरा के लिए प्रचलित है, एमपी में है। एमपी में एक जगह नेपा नगर भी है जो अखबारी कागज के लिए प्रचलित है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। झरिया जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो आपके झारखंड में स्थित है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? देखिए, बायोलॉजी से काफी जो है वेटेज रहता है क्वेश्चन का, तो यहाँ पे मैंने बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन रखा है। तो जो मादा लिंग हार्मोन है इन दिए गए प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, तो इन सब में जो है जो मादा हार्मोन है ये आपका है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये इसे ध्यान रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन जो है मादा हार्मोन है। बाद बाकी के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, ये नर में पाया जाता है, जिसे सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मादा हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन को लरो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखें, उत्तेजना के समय यही हार्मोन स्रावित होती है शरीर के अंदर। शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है ये आपका अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। अग्नाशय में मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, जिसमें जो बीटा भाग है वहां से आपका इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, है ना। इसके अलावा इंसुलिन की खोजकर्ता जो है बेंटिंग एवं बेस्टा के द्वारा किया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय आ गया है, तो अग्नाशय के बारे में एक चीज और जान लीजिए, पंक्रियाज के बारे में। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ा जो ग्रंथि खाली पूछेगा, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो लीवर बता देना। लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय है, और सबसे छोटा ग्रंथि जो है ये आपका पीयूष ग्रंथि है, जो आपके मस्तिष्क में पाए जाते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो है ये आपके मस्तिष्क में पाए जाते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के जो प्रैक्टिस सेट है हमारे तरफ से, जो यूं तो हम कहें कि एमटीएस के एग्जाम के लेकर बनाए हैं, लेकिन आपको फायदा करेगा दुनिया के हर एग्जाम में, यानी इंडिया के हर एग्जाम में जहां पे जीके जीएस पूछे जाते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में। अच्छा लगा हो तो ही लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और हो सके तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार के वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।